अच्छा, ये एक केस आया है हमारे पास आर्मी की तरफ से, महफूज गैरिसन से आया है ये केस। तो ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ना मैंने मोस्टली फार्म विज़िट किए हैं। तो डेयर के जो फार्म मैंने विज़िट किए हैं उसमें मैंने ना जो डेयर की मोर्टेलिटी देखी है, जो बीमार डेयर देखे हैं, उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि उनकी चीज़ें, उनकी जो रिहाइश की जगह होती है वो भी साफ़ होती है, बेडिंग भी बड़ी क्लियर होती है, लेकिन ना वो फिर भी उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। वजह क्या है? जो मैंने वहाँ चीज़ें देखी हैं, एक तो ये है कि उनके जो वर्कर हैं ना, लेबर, वो उसमें कुछ ना मतलब कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लाइक के इनको पानी जो है, कुछ देर जो होते हैं वो पानी नहीं पीते, लड़ते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं पानी ना पीने की वजह से। फिर कुछ को डिवर्मिंग नहीं करवाते। डिवर्मिंग ना करवाना डेयर की डेथ की बहुत ही बड़ी वजह है आपकी। जब भी अगर आप डिवर्मिंग नहीं कराएंगे तो ये इसको डेथ तक लेके जा सकती है। इसके बाद अगर उसको प्रॉपर फीडिंग नहीं दी जाएगी और टाइम पे फीडिंग नहीं करवाई दी जाएगी, और इसके बाद उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं की जाएगी, तो इसी की वजह से जो है ना ये कम्प्लेक्स चीज़ आते हैं। डेयर जो होता है इसमें ना ज़्यादातर जो आप एक तो ये डिवर्मिंग करवाने बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये इनमें मिनरल और वाइटामिन्स जो है ना इनकी कमी को पूरा करते रहना चाहिए। ये मिनरल और वाइटामिन्स जो है ना ये इनको ज़रूर ऑफ़र करते रहना चाहिए, क्योंकि जंगल में पलती हैं तो जंगल में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें खा के इनके वो मतलब सारे पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब ये आप किसी अपने घर में रखते हैं तो ये चीज़ें इनको देनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना ये कम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। तो आते हैं इस केस पर। ये इस डेयर को जब लाया गया तो इसके जो साइन एंड सिम्टम थे ना, इसकी जो एज है 5 साल इसकी एज है, और इसके अलावा ये चिंकारा डेयर है, फीमेल है, और इसका कलर जो है ना वो आपके सामने ब्राउन है। और ये जब हमारे पास लाया गया ये शॉक की हालत में लाया गया, ये कम्बाइंड हालत में लाया गया। टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर इसका 104.2 फ़ारेनहाइट जो है ना। अब इसका डायग्नोसिस जब हमने किया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने इसको एमरजेंसी फ्लूइड थेरेपी की, मेडिकेशन की, और ताकि इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए। और फिर इसमें टेम्परेचर सारी चीज़ें जब हमने मैच की, ब्लड ग्लूकोज इसका 50 mg/dL था। इसमें जो चांसेस हमें नज़र आए, इसमें टॉक्सिसिटी, इसके बाद सेप्टिसीमिया, इंसेफलोपैथी, पास्टुरिलोसिस हो गया। और ये कंटिन्यूस ना स्ट्रेनिंग कर रही थी। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है ज़ोर लगाना। ये लगातार ज़ोर लगा रही थी 3-4 दिन से, और कॉन्स्टिपेशन के में मतलब इसमें वो इशू था। इसके बाद टैकीपीनिया था इसमें, और रिकम्बेंट था ना, केज में ऐसे पड़ा था जैसे मतलब ये बिल्कुल उठ ही नहीं सकता था। अनीमिया था, और ओरल मेडिकेशन लोगों घर से ना दे के आए थे ऑलरेडी इसको, जो भी मतलब इन्होंने मतलब घर जो भी लोग अपने घर में टोट के देते हैं, ये टोट के सारे करके आए थे। क्योंकि रिकम्बेंट हालत में आया तो इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बिल्कुल जो है ना, हमने इसकी देखी कि बिल्कुल प्रोग्नोसिस पुअर इसकी थी। तो इसको हमने जो ट्रीटमेंट दिया, एलवीजेस पाउडर और इसके साथ जो भी मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट है हमने इसका किया। और इसके बाद 1-2 दिन बाद फिर वो लेके आए, तो जो इसके साइन एंड सिम्टम थे वो दोबारा, पहले जो इसका ट्रीटमेंट किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस, क्योंकि स्ट्रेनिंग करी थी, नीमा इसका किया गया, और भी इसको स्टम एलवीजेस पाउडर और सारे जो इसको एंटीबायोटिक सारी चीज़ें जो है ना इसकी दी गई। लिटिल बिट इम्प्रूव हुई, लेकिन जो है ना इसकी जो असल प्रॉब्लम थी ना, जो स्ट्रेनिंग, वो कम नहीं हुई। तो उसके लिए जो है ना फिर हमने इसका टेस्ट करवाया, हमें जाना था। इसके ब्लड टेस्ट, इसका सीबीसी करवाया। सीबीसी की रिपोर्ट जो है ना वो आपके सामने है, लेकिन सीबीसी की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी। कोई भी सिर्फ जो प्लेटलेट काउंट है ना वो थोड़ा सा कम था, और ग्रेन्युलोसाइट वो लिटिल बिट कम थे। आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो है ना सीबीसी रिपोर्ट क्लियर थी। इसके बाद इसकी हमने पैरासिटोल डिपार्टमेंट में इसके सैंपल भेजे, इसका फीकल सैंपल भी भेजा, और साथ जो है ना इसका जो ब्लड सैंपल है वो भी भेजा। तो जब वहाँ से टेस्ट हो गया तो हम हैरान हो गए कि इसके जो इसमें एक फ़ीकल सैंपल तो इसका क्लियर था, फ़ीकल सैंपल में कोई इसका वो मतलब सीन नहीं था। लेकिन यह कि जब पहले हमारे पास आया था तो उसका जब टेस्ट किया था तो उसके जो इसमें से जब ये मेंग ने निकाली थी ना इसका फ़ीकल सैंपल, तो वो बहुत हार्ड था, ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था। और इस
आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था कि शॉक की हालत में जाने वाला था। फिर इसको हमने नॉर्मल सलाइन और ये दे के ना इसको कवर किया। तो जब हमने इसको पैरासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा तो हम हैरान हो गए कि वहाँ से जब ये टेस्ट हो के आया ना, तो इसमें ट्रिपनोसोमियासिस, इसमें रिजेंबलिंग बॉडीज़ मिली हमें, इरिथ्रोसाइटिक बॉडीज़, और इसके हाइपोक्रोमिक आरबीसीज़ हमें नज़र आए ना काफ़ी ज़्यादा, स्टार शेप्ड आरबीसीज़। अब ये स्टार शेप आरबीसीज़, हाइपोक्रोमिक, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये उस वक्त नज़र आती हैं जब जो है ना ये जानवर को ये ट्रिपनोसोमा हो जाता है। तो इसमें ना ये काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं। बेबिसिया, थ्लेरिया, एनाप्लाज्मा जो होता है इसमें ना ये काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये फिर इससे हमें ये कन्फर्म हुआ कि ये डिज़ीज़ जो है ना ये इस पैरासाइट की वजह से हुई है। तो बात करने का मकसद ये मैंने जो स्टार्ट में की है कि मैनेजमेंट। अब जब हमने पीछे से पता करवाया तो उसका ये है कि वहाँ मक्खियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा थीं, और दूसरा ये है कि वहाँ डिवर्मिंग जो है ना वो काफ़ी अरसे से नहीं की गई थी। नॉर्मली की गई थी, लेकिन ये किस वजह से ना ये डेयर जो है ना डिवर्मिंग की वजह से मिस हो गया था, तो ये प्रॉब्लम वहाँ आई। और जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है ना, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो भी डेयर हैं या पार्कों में हैं, और या फिर ना किसी मतलब आर्मी के यूनिट में, या फिर कुछ लोगों ने रखे हुए, तो वहाँ ज़्यादातर तो ठेकेदार होते हैं। मतलब वो लोग सरकारी माल इसको समझते हैं, और सरकारी माल समझने की वजह से ना वो ज़्यादा केयर नहीं करते। अगर कोई डेयर मर भी जाता है तो उन लोगों की ये कोशिश होती है कि इस तरीके से ना हम इसकी क्लियरेंस मिल जाए, तो जिसकी वजह से जो है ना इनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती। क्योंकि देखेंगे एक नया ठेकेदार आता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो जब एक पार्क का ठेका लेता है तो उसमें उसने अपना भी ओवरऑल देखना होता है कि उसको कितनी बचत हो रही है, उसने फिर जानवरों को भी उसी में से खिलाना है, वो सारी चीज़ें जो है ना। तो एक तो ये है कि ठेके वाला काम जो है ना, अगर ये ख़त्म किया जाए तो फिर तो कुछ मतलब हो सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और लेकिन जिन लोगों ने घर में रखे हुए हैं ना, ये मोस्टली जितने भी केसेस आते हैं या किसी फार्म ये किसी पार्क का केस होता है या फिर किसी सरकारी जगह पे रखा हुआ, तो ज़्यादातर यही डेयर के केस आते हैं। जिन लोगों ने घर में रखे हुए हैं वो प्रॉपर केयर करते हैं, उसके केस नहीं आते। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो है ना डेयर रखते हैं तो उस प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको फॉलो करें, और वैक्सीनेशन स्केजुअल प्रॉपर इसके अलावा अगर आप इस डिवर्मिंग करते हैं प्रॉपर इसकी डिवर्मिंग करें, इसके जो फीडिंग है उसका ख्याल रखें प्रॉपर, इसको जो आपने जो फीडिंग मैनेजमेंट है इसकी हाउसिंग का आप ख्याल रखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपने इंक्लूड करनी है। सारी चीज़ों का अगर आप सारे पैरामीटर्स का ख्याल रखते हैं, जब इंसान है देखें ना, इंसान अपनी सेहत का कैसे ख्याल करता है, सेम लाइक दैट इसका आप इसी तरीके से ख्याल करें तो डिज़ीज़ आएगी ही नहीं। तो इस सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर पैरामीटर सेट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी ये जो केस है, इस केस से हम जो है ना बड़े सरप्राइज़ भी हुए कि ये कैसा केस है कि ये सारी चीज़ें इसमें रिपोर्टें क्लियर थी। बस जो है ना जब हमने ये इसका वो टेस्ट करवाया उसमें पैरासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट, तो फिर जो है ना हम हैरान हो गए कि ये प्रॉब्लम भी जो है ना आ सकती है। क्योंकि हमें ऑलरेडी जो केसेस देखे थे उसमें नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हीं डेयर्स में आई थी जो मतलब इस तरह के फार्मों से ऑलरेडी आते थे। तो ये भी केस बस उसी तरह का निकल आया। तो और अगर आप में से किसी का डेयर बीमार हो जाता है ना, कोशिश ये करें कि उसको आप ना प्रोफेशनली ट्रीटमेंट करवाएं, एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर है उससे ट्रीटमेंट कराएं। और अगर ये ट्रीटमेंट कामयाब ना हो तो आप सारे टेस्टों की तरफ आप ब्लड टेस्ट कराएं, इसका फीकल टेस्ट कराएं, पैथोलॉजी सारे डिपार्टमेंट अगर आप रिलेट करेंगे तो फिर आपको डिज़ीज़ का मसला नहीं आएगा। अब ये है कि इसका डिज़ीज़ का मसला है। अब हमने इस फार्म पे ये रिकमेंड किया है कि ये सारे अपने जानवरों को डिवर्म कराएं। वहाँ फीडिंग जो है ना उसका हमने वो सारा उनको रिकमेंड कर दिया, किस तरीके से हमने फीडिंग प्लान भी उनको बताया है, उसको डिवर्मिंग का प्लान भी बताया सारा, ताकि ये बीमार हुआ है दूसरे बीमार ना हो। तो आप सब लोगों के लिए ना छोटी सी वीडियो जो है ना एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनानी थी कि आप अगर डेयर रखते हैं तो उसकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, और जो भी अगर बीमारी आती है तो उसका क्या
इलाज करना चाहिए, किस इलाज की तरफ जाना चाहिए। आया कि आप ख़ुद इलाज करें, आया कि आप किसी क्वैक से इलाज करवाएंगे, आया फिर प्रोफेशनल डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, या फिर आप जो है ना प्रोफेशनल डॉक्टर से उस प्रोफेशनल वे में इलाज करवाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये प्रीशियस एनिमल है, ये बड़ा महंगा जानवर है, और इसको मतलब आप एक क्वैक से इलाज करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो तो फिर जिस तरह ये हमने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, इस तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, अगर वो आपका डेयर नहीं भी बचता तो पीछे जो डेयर हैं, वो जो भी जानवर हैं वो बच सकते हैं। तो वो सारा जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती